शुरू करो। Requirement with respect to listing of securities on a recognized stock exchange. A public company as defined under Companies Act 1956, desirous of getting its securities listed on a recognized stock exchange shall apply for the purpose to the stock exchange and forward along with the application the following documents and particulars: memorandum and articles of association, and in respect of in case of a debenture issue, a copy of debenture trust deed, copies of all prospectuses or statement in lieu of prospectuses issued by the company at any time, copies of all offers for sale and circulars or advertisements offering any securities for subscription or sale during last 5 years. तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। अगर आप लिस्टिंग एप्लीकेशन कर रहे हो तो उनकी चेकलिस्ट में ये सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहेगी। पहला पॉइंट में जाओ जरा, वो जो थर्ड पॉइंट था ना अभी। हाँ, कॉपीज ऑफ ऑफर फॉर सेल, ये कॉपीज ऑफ ऑल भी कैसा है रहेगा, ऑल प्रोस्पेक्टसेस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्ट। अभी देखो तो कैसा फर्स्ट है टाइम सर, जा रहे हैं नहीं ना। नहीं नहीं, आप आईपीओ में फर्स्ट टाइम जा रहे हो, लिस्टिंग के लिए फर्स्ट टाइम जा रहे हो। कंपनी आपने 1940 में बनाई, उसमें आपने पता नहीं कितने इशू करे, शेयर्स इशू करे आपने 200 लोगों से ज्यादा। मीन्स ये कोई भी इशू आप हम लोग लिस्ट के लिए जाए, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये है प्रेफरेंशियल इशू है तो मैं लिस्टिंग के लिए जाऊँ तो मुझे उसके एप्लीकेशन के साथ ये सब भी डॉक्यूमेंट्स देने जो पड़ेंगे। अगर आपने ये इशू किए हैं, ये डॉक्यूमेंट कभी भी आपने कोई चीज़ की है कि लॉ में पहले रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप लिस्टिंग पे नहीं जा रहे लेकिन आप इससे ज़्यादा इशू कर रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस आरओसी में फाइल करना पड़ता था। तो वो सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। फिर आपको हर केस में आपको देखना पड़ेगा कि वेदर यू हैव डन इट और नॉट डन इट सिंस योर इनकॉर्पोरेशन। तो बी पॉइंट सिंस इनकॉर्पोरेशन है, लास्ट 5 इयर्स है नहीं नहीं, बी और पॉइंट 5 बी इयर्स बी एट पॉइंट, एनी टाइम। हाँ, बी जो पॉइंट है वो सिंस इनकॉर्पोरेशन है और सी पॉइंट लास्ट 5 ईयर्स है। सो बेसिकली आपकी एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट बन रही है, एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, एनेक्सर सी, ये सब चल रहा है। करेक्ट। फिर बैलेंस शीट है ना, copies of balance sheets and audited accounts for last 5 years, or in case of new company for such shorter period for which accounts have been made up. Statement showing dividend and cash bonuses, if any, paid during last 10 years for such shorter period as the company has been in existence, whether as private or public company. Dividend or interest in arrears, certified copies of arrangement or documents relating to arrangements with or between vendors and super promoters and underwriters and sub-underwriters, brokers and ब्रोकर एंड सब sub-brokers. ब्रोकर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, देखो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एग्रीमेंट किनकी, मैनेजिंग एजेंट एंड सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये पहले होते थे 1956 से पहले। फिर अगर आपने कोई सेलिंग एजेंट के साथ एग्रीमेंट किया उसकी कॉपी, अगर एमडी के साथ और टेक्निकल डायरेक्टर के साथ कोई एग्रीमेंट किया उसकी कॉपी, जनरल मैनेजर सेल मैनेजर मैनेजर के साथ कोई एग्रीमेंट किया उसकी कॉपी। उसके बाद एच पॉइंट में लो, Certified copies of agreements or other documents relating to agreements with or between vendors and super promoters, underwriters and super sub-underwriters, brokers and super sub-brokers. Certified copies of agreements with managing agents and secretaries and treasurers, selling agents, managing directors and technical directors, general manager, sales manager, manager और secretary. अगर ये चेकलिस्ट के तरह टिक बॉक्स करते जाने का नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल अब है। इसमें देखो कुछ चीजें ऐसे हैं कि ये 1957 का एक्ट है, ठीक है, तो उस टाइम के कुछ प्रोविजन रहेंगे जो अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो जाए। करेक्ट। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी लेटर, report, balance sheet, valuation contract, court order, or other document, part of which is reproduced or referred to in any prospectus, offer for a sale, circular or advertisement offering securities for subscription or sale.
during last 5 years. लाइक अभी आपने कोई एक ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया राइट का, जिसमें किसी वैल्यूएशन रिपोर्ट का रेफरेंस दिया था कि ये जो वैल्यू है अपने वैल्यू की रिपोर्ट है, तो वो वैल्यू रिपोर्ट भी लगाएंगे। बराबर. Statement containing particulars of dates of and parties to all material contracts agreements, including agreement for technical advice and collaboration, concessions and similar other documents, except those entered in ordinary course of business carried on or intended to be carried on by the company, together with a brief description of the terms, subject matter, and general nature of the document. ये इन्हीं सब कारणों से जो डीआरएचपी बनता है वो इतना मोटा रहता है क्योंकि सबकी डिटेल उसमें इनकॉर्पोरेटेड रहती है। आगे A brief history of company since incorporation, giving details of all its activities, including reorganization, reconstruction, amalgamation, changes in its capital structure, authorized, issued, subscribed, and debenture borrowings, if any. Particulars of shares and debentures issued for consideration other than cash payment, whether in whole or part, at premium or discount, or in pursuance of an option. Statement containing particulars of commission, brokerage, discounts, or other special terms, including an option for issue of any kind of securities granted to any person. स्टॉक Certified ऑप्शन proof of stock. डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और कुछ नहीं। Acknowledgement card or एक receipt of सर्टिफाइड filing. कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट कार्ड का Or receipt of filing offer document with SEBI. Agreement, if any, with Industrial Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation, and similar bodies. Particulars of shares forfeited. List of highest 10 holders of class or the company as on the date of application, along with the particulars as to the number of shares or debentures held by and the address of each such holder. Particulars of shares or debentures for which permission to deal is applied for, provided that a record may either generally or by its bylaws or in any particular case for such further particulars or documents as it deems proper. ठीक है। तो सबसे पहले 19(1) की बात करते हैं, समराइज करना है, ठीक है, लिखने में कितना भी रहे। 19(1) में सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द कंपनी सिंस इनकॉर्पोरेशन, जो भी एग्रीमेंट हुए, जो भी शेयर कैपिटल हिस्ट्री है, कंपनी की हिस्ट्री, बिजनेस की डिटेल, सब डिटेल्स मांगे हैं, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट कंपाइलेशन का काम है 19(1) में, ठीक है। 19(2) क्या कहते हैं? Apart from applying with such other terms and conditions as may be laid down by a recognized stock exchange, an applicant shall satisfy to the stock exchange that its articles of association provide for the following, among others: that the company shall use a common form of transfer, that fully paid shares will be free from all alien, while in case of partly paid up shares, the company's lien, if any, will be restricted to उधर से आ रहा है वो. One is called or payable at a fixed time in respect of such shares. हम पढ़ चुके हैं इसे। That any amount paid in advance of calls on any share may carry interest, but shall not entitle the holder of the shares to participate in respect thereof in a dividend subsequently declared. ठीक है. No forfeiture or unclaimed There is dividend. no future forfeiture or unclaimed dividend before the claim becomes barred by law. ये भी था वहाँ पे फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन की। That the option or right to call of shares shall not be given to any person except with the sanction of the company in general meeting. Then provided that a recognized stock exchange may provisionally admit to dealings the securities, admit to dealings
The securities of a company which undertakes to amend its articles of association at its general meeting so as to fulfill the foregoing requirement and agree to act in the meantime strictly in accordance with the provisions of this clause. तो किसी को अगर आपने राइट दिया हुआ है कि ऐसा होगा तो मैं शेयर खरीद सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो कंसेप्ट है वो ये डेरिवेटिव्स हो गए ना, राइट टू कॉल ऑप्शंस, तो जो लॉ में परमिट है उसी हिसाब से ही होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं कि किसी, ये उस टाइम की कहानी है एक्चुअली जब ये एक्ट आया था, हाँ? तो उस केस में अगर किसी शेयर होल्डर के पास ये राइट दिया हुआ है उन लोगों ने कि ही कैन कॉल फॉर शेयर्स, तो वो नहीं होना चाहिए जब तक आपने शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग से अप्रूवल ले ली। तो लाइक ईसोप होते हैं, ईसोप ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस टू कॉल शेयर, तो वो कब होगा? अगर जनरल मीटिंग ने अप्रूव किया हुआ है तभी होगा। तो जनरल मीटिंग के अप्रूवल के थ्रू ही ऐसी ऑप्शंस अलाउड है। और नीचे वो बोल रहा है कि प्रोविजनली एडमिट कर सकते हैं जब तक वो कंप्लायंस नहीं करता। So why don't you say that openness of provisionally admit to the dealing provisionally admit to dealing for the security of the company which undertakes to amend its articles of at its next general meeting to fulfill the foregoing requirement. ये सब जो क्लॉज है ये आर्टिकल्स के क्लॉज थे जो भी आप पढ़ रहे हो। आपको स्टॉक एक्सचेंज को सेटिस्फाई करना है कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये सब चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके आर्टिकल में किसी को ये राइट दिया हुआ कि वो कभी भी शेयर्स कॉल कर सकता है, मतलब कंपनी को कह सकता है मुझे अलॉट करो बिना जनरल मीटिंग में जाए, तो वो क्लॉज नहीं होना चाहिए। तो आपको अपना अमेंड करना पड़ेगा। बिना शेयर होल्डर की रेजोल्यूशन के किसी भी आदमी को आप शेयर्स नहीं इशू कर सकते। अभी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग बी पॉइंट, at least 25% of each class or kind of equity shares issued by the company was offered and allotted to public in terms of an offer document. इधर से आ रहा है 25% of दो टाइप की करेंगे, 25% और 10%, दो कैटेगरी रहती है। ये तो 25% वाली कैटेगरी है। 10% क्या है? at least 10% of each class or kind of equity shares or debenture convertible into equity shares issued by the company was offered and allotted to public in terms of an offer document if the post-issue capital of the company calculated at an offer price is more than 4,000 crore rupees. देखो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग चाहिए नॉर्मल केसेस में। और 4,000 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल है पोस्ट इशू, तो उसमें 10% provided that the requirement of post-issue capital being more than 4,000 crore shall not apply to a company whose draft offer document is pending with SEBI before the commencement of securities contract regulation. 1976 नोट एप्लीकेबल हो गया। ये जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल तो भी आज के दिन में नोट एप्लीकेबल है। अभी बेस रूल समझो इसका क्या कह रहा है। कंपनी को लिस्ट होने के लिए एक्सचेंज को सेटिस्फाई करना है कि पोस्ट इशू शेयर कैपिटल हमारी एटलीस्ट 25% पब्लिक शेयर होल्डर रहेंगे नॉर्मल रूल। फिर सेकंड रूल में कह रहे हैं कि एटलीस्ट 10% रहेंगे प्रोवाइडेड पोस्ट इशू कैपिटल 4,000 करोड़ से ऊपर है हमारी। फिर नीचे प्रोविजन में क्या कह रहे हैं, लिस्टिंग के 3 साल के अंदर हम इसको 25% कर देंगे। अब कैसे करेंगे? जब तक प्रमोटर अपने शेयर नहीं बेचेंगे तब तक नहीं हो सकता, या फर्दर इश्यू नहीं करें तो ये उसके लिए फिर रूल्स प्रोसीजर रहता है कि आप कैसे अपनी शेयर होल्डिंग अलाइन करेंगे। तो 19(2)(b) का जहाँ पे भी कंसेप्ट आ रहा है वहाँ पे देखो, जहाँ पे भी आएगा ना ये लिखा होगा दैट कंपनी शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन रिगार्डिंग रेगुलेशन 19(2)(b)(1 and 2) ऑफ द SCRA रेगुलेशन एट ऑल टाइम्स। तो आपका एक क्वेश्चन था कभी कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, वो कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है। तो अगर एक कंपनी जो
नॉर्मल केस में 25% पब्लिक होनी चाहिए, तो जब भी आप देखोगे तो पब्लिक कैटेगरी में 25 से ऊपर ही लोग दिखेंगे। फिर किसी कंपनी में आपको ये दिखेगा कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग 90% और पब्लिक ओनली 10%, तब इमीडिएटली आपको आपको करोड़ है होगा, और अभी उसको 3 साल नहीं हुए लिस्टिंग को, 3 साल नहीं हुए हैं। हाँ 3 साल के बाद वो तो 25% किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न से अब आप ये देख के समझ सकते हो ना, क्योंकि कोई क्वेश्चन रहता है कि हर जगह 25%, तो ये 10% कैसे दे रहा है। तो उसका बेस है कि क्यों, पर्पज क्या है, 4,000 करोड़ का 10% मतलब 400 करोड़ हो गया, तो कब एनएफ शेयर मार्केट में सर्कुलेशन में रहेंगे। करेक्ट। तो अब उसका अगर 25% पब्लिक करो तो 1,000 करोड़ पब्लिक जरूरी थोड़ा पैसा डालेगी आपके इश्यू में, यही तो कंसेप्ट है ना। बराबर। 4,000 करोड़ में 1,000 करोड़ पब्लिक, आम रिटेल इन्वेस्टर 1,000 करोड़ नहीं आएगा तो आपका इश्यू फ्लॉप हो जाएगा। आपने 10% लेके अपना इश्यू सक्सेसफुल किया, बाद में आपने पब्लिक को शेयर ऑफलोड किए, लोगों ने लिए धीरे धीरे। अब वो पब्लिक में सब आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, तो वो उनको टाइम मिल जाता है 3 साल का कंप्लाई करने के लिए, बड़ी कंपनी को। राइट, ये 2 पॉइंट क्लियर है, 1 एंड 2। यस। ये सब पुराना क्या था, ये लिखा है। सी क्या है? Notwithstanding anything contained in clause B, a public sector company shall offer and allot at least 10% of each class or kind of equity shares or debenture convertible into equity shares to public in terms of offer and offer हाँ, method. हाँ। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए क्या है, मिनिमम 10% उनको पब्लिक को देना ही देना है। हाँ। अच्छा। ठीक है। अब अच्छा, ये एक मैंने इसमें गवर्नमेंट कंपनी पे देखी थी जो हाँ, लिस्टेड थी, 10% पब्लिक था और 90% तो प्रेसिडेंट ऑफ ये इंडिया। इस प्रोविजन से आ रहा क्या है। से आ रहा है? हाँ, और एटलीस्ट 10 से ज्यादा हो सकता है, 10 से कम नहीं होगा। अगर लिस्ट होना है किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, लिस्ट होना है तो उसको एक्सचेंज को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हमारा मिनिमम 10% जो है पब्लिक के हाथ में है। अब ये जो कंपनी थ्री पॉइंट जो है, ये अभी हमने वहां जो पढ़ा था रेगुलेशन 39 में कि विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक वो स्प्लिट कंसोलिडेशन कंपनी शेल कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ 19(3), तो ये उसके लिए ये 93 a company applying for listing shall have to लिस्टिंग तो ESOP रिलेटेड भी हो सकता है ना, पर इधर अभी भी ये तो लिस्टिंग के लिए पर वो तो तभी है ना जब ऑलरेडी लिस्टेड थे। हाँ। अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड नहीं थे और आप पहली बार लिस्टिंग के लिए जा रहे हो तो ये सब कंडीशनें पूरी करनी है, ये आपके केसेस में एप्लीकेबल है। A company applying for listing shall, as a condition precedent, undertake is therein that a letter of allotment will be simultaneously and that in the event of its incompatibility issue letter of regret at the same time a notice to that effect will be inserted in the press so that it will appear तो क्या कह रहा है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करना है, अगर नहीं पॉसिबल है तो लेटर ऑफ मीन्स लेटर ऑफ अलॉटमेंट अलग है, फिर जिसको नहीं मिला उसको लेटर ऑफ रिग्रेट नहीं पॉसिबल है तो आप प्रेस में एटलीस्ट ये दे दो अखबार में दे कि दो। वो सेम मॉर्निंग में लेटर आफ्टर अलॉटमेंट पोस्ट किए गए। वो सेम मॉर्निंग में आ जाए। इसका रीजन क्या है, अगर एक कंपनी में 5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, आपने सिर्फ 5 लाख को अलॉट किया, तो आपको 5 करोड़ लेटर डालने पड़ जाएंगे। इसलिए मतलब 5 लाख को लेटर डालो और बाकी के लिए आप एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो। बट ये आजकल तो ईमेल आता है ना। हाँ, तो इंटीमेशन दे दो, जिनको नहीं हुआ उसके लिए एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने सबको ईमेल दे दी तो टॉपिक ही खत्म हो गया। करेक्ट, बट तो भी करना है, ये करना ही पड़ेगा ना, नहीं, इम्पॉसिबल है तो। इम्पॉसिबल नहीं है, आपने अगर सबको कर दिया 5 करोड़ लोगों को ईमेल डाल दी तो आपका कंप्लाई हो गया, आपको अखबार में एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है। Letters of right will be issued simultaneously. Letters of allotment, acceptance or rights
will be serially numbered, printed on good quality paper and examined and signed by a responsible officer of the company, and that whenever possible, they will contain the distinctive numbers of the securities to which they relate. अभी आजकल तो डीमेट में रहता है, तो इसमें एंटाइटलमेंट आती है कि आप इतने शेयर्स की एंटाइटलमेंट, अभी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं आता ना। The letter of allotment and renounceable letters of right will contain a proviso for splitting, and that when so required by the exchange, the form of renunciation will be printed on the back of or attached to the letters of allotment and letters of right. कि इसके साथ लेटर ऑफ पर्पस क्या है इसका, कि सपोज अगर एक आदमी को 1000 राइट्स मिल रहे हैं, वो 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, वो चाहता है मैं 1000 के नहीं, मैं सिर्फ 500 ही करूँ, बाकी 500 किसी को दे दूँ, तो ऐसा प्रोविजन उसमें लिखा हुआ होना चाहिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट में। और जो फॉर्म है वो उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही प्रिंटेड होना चाहिए, कि जिस फॉर्म के थ्रू वो रिन्यूअल कर सके। बट ये कभी आएगा जब भी फिजिकल है और जब हम लोग एफपी और राइट्स कर रहे हैं। नहीं, आप राइट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो डीमेट में भी एप्लीकेबल है ना। अगर आप एक कंपनी में शेयर होल्डर हो, करेक्ट है, बट हम लोग प्रिंट थोड़ी करेंगे सर, तभी हम लोग उसमें ही ऑप्शन देंगे ना वर्ड का वगैरह के। नहीं, ऑप्शन तो देंगे, लेकिन एप्लीकेशन ही जाती है ना, अल्टीमेटली मूव तो एप्लीकेशन होती है। वो चाहे आप डाटा भर, हाँ प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट। पर अभी आजकल प्रिंट का तो सब वही है ना, वर्ड फाइल इज प्रिंटिंग है ना, आपने सामने पेश किया। अभी जो आपके सामने ये SCRA है, अब ये प्रिंटेड ही है ना टेक्निकली, इवन दो कंप्यूटर से प्रिंट नहीं है बाहर। तो जब आपको ये फॉर्म आएगा तो उसके साथ वो लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म रहेगा उसमें, उनको ये ईमेल में आएगा खाली। लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ राइट्स विल स्टेट how the next payment of interest or dividend on securities will be calculated. कि प्रोराटा है कि एट पार है, तो उसमें लिखा है। To issue when so required, receipts for all monies securities deposited. Receipts for all securities deposited with whether for registration, subdivision, exchange or for other purposes, and not to charge any fee for registration of transfer, for subdivision and consolidation of certificates, and for subdivision of letters of allotment, renounceable letters of right, and split consolidation. ये जल्दी जब ये सारा है ना, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट है। तो जो टेक्निकली ये दो ही चीज़ें बोल रहे हैं। पहला, अगर कोई सिक्योरिटीज आपके पास जमा हुई तो आप उसके बदले में रिसीट दो। दूसरा, आप कोई फीस चार्ज मत करो शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, राइट? हाँ, बीवी To issue when so required, consolidation and renewal certificates in denomination of the market unit of trading, to split share certificates, letter of allotment, letter of rights and transfer, renewal, consolidation and split receipt into smaller units, to split false notices, issue duplicate thereof, and not to require any discharge on called receipt, and to accept the discharge of members of stock exchange on split, consolidation and renewal receipt as good and sufficient without insisting on discharge of register holder. ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जब भी आप सिक्योरिटीज इशू करो, जो ट्रेडिंग नोट है उसमें इशू करो। अगर आपके ट्रेडिंग नोट एक है, तो जल्दी हर सिक्योरिटी का एक ही है, पहले अलग अलग होता था, किसी का एक, किसी का 10, मिनिमम 10 शेयर ही ट्रेड होंगे, या मिनिमम 100 शेयर ट्रेड होंगे, या 1 शेयर ट्रेड होगा। तो जो भी आप शेयर इशू करो, सर्टिफिकेट इशू करो, उसी नोट में इशू करो, तो दैट ट्रांसफर करना ईजी रहे। तो ये उस कंटेक्स्ट में था, अभी ऑलमोस्ट यूज नहीं होता है। और फिर जो भी अगर आपको कोई एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो जो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर शेयर होल्डर के बिहाफ पे अगर आपको एक्नॉलेजमेंट देता है, तो दैट इज सफिशिएंट, आपको शेयर होल्डर की एक्नॉलेजमेंट मांगने की जरूरत नहीं है। बीवी में ये बोला। अभी आज के कंटेक्स्ट में दोनों के दोनों क्लॉजेज जो है
वो नोट एप्लीकेबल है, जो भी आप इशू करते हो सिक्योरिटी वो डीमैट मोड में इशू होती है और वो एक के ट्रेडिंग मोड पे इशू होती है। करेक्ट। आप कोई भी अगर शेयर खरीदने जाते हो तो किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीद सकते हो। तो भी अब अभी वो कंसेप्ट रहा नहीं कि इस कंपनी के 10 ही मिलेंगे, इसका एक ही मिलेगा। हर एक का ट्रेडिंग मोड एक ही चल रहा है, यूनिफॉर्म है। When documents are lodged for subdivision or consolidation or renewal through the clearing house of the exchange अब ये जो to प्रोविजन है accept ये भी अभी नॉट एप्लीकेबल है, बिकॉज शेयर्स जो है अभी इनके थ्रू नहीं आते आपको। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट आया क्लियरिंग हाउस से एक्सचेंज पे और कि आप इसको सब डिवाइड कर दो, छोटे 100 शेयर्स का सर्टिफिकेट है, आप एक के अंदर 100 दे दो, या 100 अलग अलग सर्टिफिकेट है, इनका एक सर्टिफिकेट दे दो। तो वो बोल रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज का जो आदमी है वो अगर रिसीप्ट देगा तो दैट इज सफिशिएंट, तो आपको शेयर होल्डर की रिसीप्ट की जरूरत नहीं है। तो ये अभी आज के कंटेक्स्ट में ये क्लोज यूज नहीं होता है। क्यों डीमैट है इसके लिए? हाँ, बिकॉज अभी आपके पास क्लियरिंग हाउस से कोई पेपर नहीं आता है कंफर्म करने के लिए, हाँ। सब डिवाइड करने के लिए। ये पहले का प्रोविजन थे। तो ये कैसा प्रोविजन था मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा, जैसे क्यों बताऊँ। पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे, तो उस टाइम ट्रांसफर कैसे होती थी। अभी स्टॉक अभी तो आजकल कैसे था, हमने ट्रेड किया, अकाउंट से शेयर डेबिट हुए, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए, पैसा आ गया। उस टाइम में नहीं था। जब आपने ट्रेड किया तो आपको डिजिटल ट्रांसफर फीस के साथ शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता था ब्रोकर के पास, और ब्रोकर जो है वो आगे देता था। और उस केस में अगर सपोज एक सर्टिफिकेट लॉन्च हुआ जिसमें 100 शेयर थे, 10 ही ट्रांसफर हुए, तो उसको स्पीड कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती। तो एक्सचेंज के थ्रू वो सर्टिफिकेट कंपनी के पास आते थे कि आप इसको स्प्लिट कर दो या कंसोलिडेट कर दो, तो वो अभी नहीं होता है। ठीक है, आपकी आवाज नहीं। On production of necessary documents by shareholders or members of exchange to make on a transfer an endorsement to that effect, that the power of attorney or probate or letter of administration or death certificate or certificate of controller of estate or similar other document has been duly exhibited and registered by the company. हाँ, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये फिजिकल में शेयर सर्टिफिकेट रहते हैं, तो अगर उसके ऊपर कोई पीओए है तो वो कैसे रजिस्टर होएगी। वो कंपनी में लॉन्च की जाती थी, कंपनी सर्टिफिकेट के ऊपर लिख देती थी कि यहाँ हमारे पास पीओए लॉन्च है इसकी। या किसी की डेथ हो गई तो उसकी सर्टिफिकेट जो शेयर होल्डर है वो डेथ हो गया, ऐसा आपको एंडोर्समेंट करके देनी है अगर आपको ऐसी रिक्वेस्ट आए तो ये प्रोविजन ये बोल रहा है कि अगर आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आए तो आप शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ये जो क्लॉजेज है कि पीओए लॉन्च हो गई है या बिल या डेथ सर्टिफिकेट है, वो सब उसके ऊपर आप एंडोर्स कर सकते करने का काम। अभी आज के कंटेक्स्ट में भी ये होता है, फिजिकल के केस पे और डेथ के केस पे वो डाल कर रखते हैं। लेकिन अभी शेयर होल्डर कोई आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो वो क्या करता है, अपने शेयर्स के लिए पीओए दे देता है किसी को कि मेरे जो भी ट्रांसफर है ये आदमी करेगा, उसके लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है। तो जो आदमी है वो पावर ऑफ अटॉर्नी कंपनी में लॉन्च करता है और वो कंपनी रजिस्टर्ड नंबर में उसके आगे एंट्री करती है कि इसके आगे पावर ऑफ अटॉर्नी लॉन्च है। तो इन फ्यूचर जब भी डॉक्यूमेंट साइनिंग के लिए आएगा तो पीओए होल्डर के साइन चेक करेंगे ताकि वो करेक्ट। आगे बट ये शेयर सर्टिफिकेट पे एंडोर्समेंट होता है। हाँ, शेयर सर्टिफिकेट पीओए लॉन्च है और आरओएम में भी एंट्री होती है। Certificate in respect of shares or debentures lodged for a transfer within a period of 1 month of the date of lodgement of transfer, and to issue balance certificates within the same period where the transfer is accompanied by a larger certificate. इधर भी 1 month का ही पीरियड है, उधर इधर 1 month है, उधर 30 days। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके वही 1 मंथ के अंदर आपको ट्रांसफर करना है
अब ये 56 थे, अब इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई, लेकिन आप लिस्टेड हो तो आपको लिस्टेड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट अप्लाइमेंट के लिए 50 डेज यहाँ पे नहीं, वहाँ पे आपको प्रोसेस करना है 50 डेज प्रोसेस करना है ना, सर्टिफिकेट 30 डेज में issue 30 डेज में सर्टिफिकेट इशू करना है, बराबर। इधर 1 मंथ दिया उसके ऊपर। सेकंड यहाँ ना हंगामा होता है। चालू हो गया उनका। इनकी बोर्ड मीटिंग चालू हो रही है। हाँ ऐसे है इनका। हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं सर, उधर भी 30 डेज है, इधर 1 मंथ है फॉर इश्यू। हाँ ठीक है, वो तो फिर अल्टीमेटली अभी लिस्टिंग रेगुलेशन के हिसाब से ही चलेगा ना। करेक्ट करेक्ट। And to issue balance certificate within same period where transfer is accompanied by larger certificate. ये क्या larger certificate? अभी शेयर ट्रांसफर में 10 ही शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट 100 शेयर्स का था, तो 90 का आपको दूसरा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना। तो ये वो है, बिकॉज आपने 100 का सर्टिफिकेट इशू किया तो जरूरी थोड़ा कि सामने वाला 100 ही शेयर ट्रांसफर करेगा। अगर उसको अपने 3 बच्चों में डालना तो 30-30 करना पड़ेगा उसको। उसमें से एक बच्चे को दिया कि तू 30 ले ले, तो कंपनी बैलेंस का उसको सर्टिफिकेट देगी वापस। Advise the stock exchange on the of the date of the board meeting at which the declaration or recommendation of a dividend or right or the issue of a right or a bonus share will be considered. ये तो हमने करा है ना, रेगुलेशन 29 प्रायर इंटीमेशन। Correct. To recommend or declare all dividends and so for cash bonuses at least 5 days before commencement of the closure of its transfer book or record date fixed for the purpose. The advice to the stock exchange in writing of all dividends and so for cash bonuses recommended or declared immediately after the meeting of the board of the company has been held to finalize the same. हाँ, तो यहाँ पे पहला क्लॉज है 29 का, दूसरा क्लॉज है 30 का। रेगुलेशन 29 में प्रायर इंटीमेशन, रेगुलेशन 30 में आफ्टर द मीटिंग इंटीमेशन। हाँ बट आफ्टर इंटीमेशन, बट ये जो बुक क्लोजर का वो बोल रहे हैं, हाँ, तो इधर 5 डेज दिया है ना। क्या ये कैसा है? सुनो, ये रेगुलेशन 57 में आया था, इसके बाद अमेंड हुआ, इसके बेस पे वो लोग लिस्टिंग रेगुलेशन बनाए। तो दोनों केसेस में जो लिस्टिंग रेगुलेशन के प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल है, अनलेस वो हर जगह इधर भी उधर भी हर जगह चेंज करते, जल्दी वो लोग ऐसा करते नहीं। वो कभी एक बार जब SCRA को अमेंड करेंगे तब ये सारे चेंजेस करेंगे। एच पॉइंट। बट ये उन्होंने क्या लिखा है इधर, एटलीस्ट 5 डेज में हम लोग को डिक्लेयर करना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर, मींस उसके कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर, बट जनरली ये बाद में रहता है ना, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक और रिकॉर्ड। नहीं, वो आपने उसमें अगर आपने देखा हो वहाँ पढ़ा पहुंच जाए, उसमें उल्टा लिखा है, कंपनी शैल फिक्स रिकॉर्ड डेट एटलीस्ट 5 डेज आफ्टर द रिकमेंडेशन लिखा है। हाँ, और ये वही चीज यहाँ पे उसको दूसरी लैंग्वेज से लिखी है। हाँ, लिखा वही चीज है कि जब आप डिविडेंड डिक्लेयर या रिकमेंड कर रहे हो तो रिकॉर्ड डेट कम से कम उसके 5 दिन बाद की करो, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर, ताकि शेयर होल्डर शेयर खरीद सके अगर वो खरीदना चाहे तो। बराबर। To notify to the exchange, stock exchange, any material change in general character or nature of company's business. ठीक है, रेगुलेशन 30। हाँ, notify to the stock exchange of any change in the company's directorate by death, resignation, removal or otherwise. MD, managing director, managing agent or secretaries and treasurer, ये delete नहीं किया।
of auditors appointed to audit books and accounts of the company. ठीक है, अभी तो देख To लॉ में गलतियां निकाल रही है। हाँ, क्या? अभी लॉ में गलतियां निकाल रही है, तो लॉ ने क्या क्या नहीं किया, लॉ में कैसे कहाँ छूट गया। हम्म. हम्म, ठीक है, ये भी रेगुलेशन To 30 में forward आता to है। the हाँ, बराबर. To forward to the stock exchanges, copies of statutory and annual report and audited accounts as soon as issued, including director's report. ये भी था. रेगुलेशन 34। 30 हाँ 34 annual report. To forward to the exchange, stock exchange as soon as they are issued, copies of all notices and circulars sent to the shareholders, including proceedings of ordinary and extraordinary general meeting of the company, and file with the stock exchange certified true copy of the resolutions of the company as soon as such resolutions become effective. प्रोसीडिंग्स के अलावा उसको ये भी देने का सर्टिफाइड हम कॉपी. हम हम लोग वोटिंग रिजल्ट देते हैं, उसमें आ जाता है, हाँ पर रेगुलेशन 30। हाँ. और हम लोग प्रोसीडिंग्स भी देते थे ना वो हाँ एंटिटी हाँ, के. 24 आवर में प्रोसीडिंग और 40 अभी 2 वर्किंग डेज में रिजल्ट। To notify to the stock exchange prior to intimating the shareholders of any new issue of securities, whether by way of right, privilege, bonus, or otherwise, and the manner in which it is proposed to offer or allot the same. ये अपना रेगुलेशन 29 प्रायर इंटीमेशन फॉर इशू ऑफ कैपिटल। Hmm. Right. Notify to the stock exchange in the event of reissue of any forfeited securities or issue of securities held in reserve for future issue. आउटकम ऑफ द मीटिंग रेगुलेशन 30। Notify to the stock exchange of any other alteration of capital, including call. अल्ट्रेशन रेगुलेशन 30 आफ्टर द बोर्ड मीटिंग विद इन 24 आवर्स। To close the transfer book only for the purpose of declaration of dividend and rights or bonus shares or for such other purposes as stock exchange may agree, and to give notice to the stock exchange as many days in advance as the exchange has from time to time reasonably prescribed, stating the dates of closure of its transfer book, or when the transfer books are not to be closed, dates fixed for taking record of its shareholders or debenture holders, and specifying the purpose or purposes for which the transfer books are closed or the record date is to be taken, and in case of a right or bonus issue, to close the transfer book or fix record date only after such sanction of the computer subject to proposed to be made having have been duly obtained unless exchange other agrees otherwise. राइट, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्लोजर ऑफ बुक्स और ट्रांसफर बुक्स जो है आप क्लोज करो, उसकी प्रायर इंटीमेशन दो इफ रिक्वायर्ड, जहाँ जहाँ की जरूरत है। तो इसके लिए ऑलरेडी लिस्टिंग रेगुलेशन में प्रोविजन है सेम टाइप का कि आपको इतने दिन पहले देना है, अगर इस टाइप का है तो पढ़े थे ना 5 डेज इन एडवांस, 11 डेज इन एडवांस रिकॉर्ड डेट्स के लिए। फिर पी पॉइंट, To forward to the stock exchange an annual return immediately after each annual general meeting of at least 10 principal holders of each class of securities of the company, along with particulars as to the number of shares or debentures held by and the address of each share such holder. अगर आप लॉ के हिसाब से जाओ तो उन्होंने कहा रेगुलेशन 3 को फॉलो करो, लेकिन उसमें ये भी लिखा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ओनली ट्रांसफर राइट उन सब पॉइंट्स के लिए बोला, बाकी सब चीजों को फॉलो करो ऐसा नहीं बोला उन्होंने। तो कहीं भी अगर मिसमैच की बात है, क्योंकि इसके हिसाब से आपको एनुअल रिटर्न देनी है हर एजीएम के बाद, हम देते नहीं है। राइट. और ये उन्होंने कंपल्सरी नहीं किया आप लोगों
हाँ, ठीक है, तो पहले इनका रिलेशन आपको इसमें समझ में ना Yes. कि वहां पे लिखा हुआ था, जब आपने वो रेगुलेशन पढ़ा 39 वाला या 40 वाला, उसमें ये लिखा हुआ था कि कंपनी जो है रेगुलेशन 19(3) में वो सारे प्रोविजन जो लेटर ऑफ राइट, कंसोलिडेशन, स्प्लिट के लिए एप्लीकेबल है उनको फॉलो करेगी। Hmm. वहां पे ये नहीं लिखा था कंपनी पूरा का पूरा रेगुलेशन 19(3) फॉलो करेगी। तो अगर ऐसा लिखा हुआ था तो ये पी का तो हर कंपनी का नॉन कंप्लायंस है कि कोई भी कंपनी ये रिटर्न नहीं फाइल करती, Hmm. राइट। Right. और क्यों आपको बेसिकली इसमें So क्या that देखना है कि ये जो जो भी लिखा हुआ है क्या लिस्टिंग रेगुलेशन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि नहीं, और जो नहीं है वो हमको एक्स्ट्रा कंप्लाई करना है, और वेदर एप्लीकेबल है कि नहीं। to grant to shareholders a right of renunciation in all cases of issue of rights, privileges, and benefits, and to allow them reasonable time, being not less than for 4 weeks, within which to record, exercise, or renounce such rights, privileges, and benefits, and to issue, where necessary, coupons or fractional certificates, or provide for payment of equivalent of the value of the fractional right in cash unless the company general meeting or stock exchange agrees otherwise. तो वो सिंपल बोल रहा है कि सब शेयरों को राइट ऑफ रेन्यूसिएशन मिलेगा कि वो अपने चाहे तो राइट किसी की फेवर में रिनाउंस कर सकते हैं, और उनको कम से कम 4 वीक्स का टाइम ऑफर चालू रहनी चाहिए जिसमें वो अपना ये सब राइट वाइट एक्सरसाइज कर सके। फिर फ्रैक्शनल कब होता है, जब ओल्ड फिगर्स में शेयर एंटाइटलमेंट हो रही है, तो उस केस में ये बोल रहे हैं कि उनको कैश पेमेंट या फ्रैक्शनल सर्टिफिकेट इशू करने का प्रोविजन होना चाहिए, अनलेस आप जनरल मीटिंग में अदरवाइज डिसाइड करें। To promptly notify to the stock exchange of any action which results in the redemption, cancellation, retirement in the whole or in part of any securities listed on the exchange. Of the intimation to make a drawing of such securities intimating at the same time the date of drawing and period of closing of the transfer books or the date of striking of the balance for the drawing of the amount of securities outstanding any drawing has been made. अब मैं आपको बताऊँ, लाइक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे जो इशू किए थे आपने, Hmm. तो अगर आपको वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप उसकी रिडम्पशन करने वाले हो तो पहले आप एक्सचेंज को बताओ। फिर Correct. अगर आप उसमें से आप उसने कहा कि या तो प्रोराटा बेस करो या लोड करो, Hmm. प्रोराटा बेस में तो सबको जाएगा, जब बाय लोड करोगे तो ड्रॉ करोगे उसमें से पर्चियाँ डाल के कि किसके हमें रिडीम करना है। Whole or in part. हाँ, तो वो बोल रहा है कि आपको मुझे जिस दिन आप ड्रॉ करने वाले हो और कब तक आप शेयर ट्रांसफर को क्लोज करोगे वो भी आपको एक्सचेंज को बताना है, और जब भी आपने उसमें से चूज कर लिया तो बची हुई सिक्योरिटी कितनी रहेगी वो भी बताना है एक्सचेंज। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ था, उस कंटेक्स्ट में आ रहा है कि कंपनी शैल रिडीम ओनली ऑन द प्रोपोर्शनल बेसिस और बाय लोड। Pro rata basis or by lot. To intimate to the stock exchange any other information necessary to enable the shareholders to apprise the position of the company and to avoid the establishment of a false market in the shares of the company. रेगुलेशन 30, Hmm. जितनी भी आप एक्सचेंज में इंटीमेशन देखोगे ना 90% रेगुलेशन 30 रहते हैं। Hmm, hmm, hmm. That in the event of application for listing being granted, such listing shall be subject to the rules and bylaws of the exchange in force from time to time, and that the company will comply within reasonable time with such further listing requirements as may be promulgated by the exchange as a condition, general condition for new listing. ठीक है, जो additional requirement है वो भी fulfill फुल हो from time to time. Application for listing shall be necessary in respect of the following. All new share issues of any class or kind of securities of a company to be offered to the public. All further issue of any class or kind of securities of a company
such class or kind of securities of the company are already listed on the recognized stock exchange. वो दो चीज़ें बोल रहे हैं। सबसे पहले अब आपको ऑप्शन नहीं है कि अगर आप कोई भी पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, यू हैव टू मैंडेटरी लिस्ट इट। और पब्लिक की डेफिनेशन 200 शुरू होगी। हम्म, अगर आप 200 से ज़्यादा आप शेयर इशू करना चाहते हो तो आपको लिस्टिंग मैंडेटरी है, अच्छा। राइट। हम्म, ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है ना, उससे पहले आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, वो 200 तक की लिमिट है। 200 से ज़्यादा है तो आपको पब्लिक इशू करना पड़ेगा, पब्लिक इशू करना है तो आपको लिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, SCRA फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और दूसरा, जिनके ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर वो उनके फर्दर शेयर इशू करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ शेयर लिस्टेड है कुछ अनलिस्टेड है, नहीं, उनको जब भी सेम क्लास के शेयर इशू करने हैं उन सबको लिस्ट करवाना, तो दोनों कैटेगरी कवर की। एक्सक्लूड क्या हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट एक्सक्लूड होगी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट राइट। नई नई और वो क्लास, प्राइवेट नई प्लेस ए में नई क्लास का, एग्जिस्टिंग का नहीं। हम्म, हम्म, एग्जिस्टिंग का किसी भी टाइप का शेयर्स का इशू किया जाए, राइट प्लेसमेंट, ईसो वीसो, वो सब आपको लिस्टेड हो जाएगा अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड हो शेयर्स, हम्म, राइट। all new classes of any class of or kind of securities of a company to be offered to the public. और further issues of any type. ऑलरेडी लिस्टेड, जो शेयर लिस्टेड है उनका किसी भी टाइप से आप इशू कर लो, आपको लिस्टिंग करानी है। तो कराने से पहले आपको प्रायर इन प्रिंसिपल अप्रूवल रेगुलेशन 20 कुछ पढ़ा था आपने, Correct. और कि कोई भी सिक्योरिटी इशू करने से पहले तो हमारा क्वेश्चन आना चाहिए, वो अभी आपसे पूछेंगे कि हम ये इशू करना चाह रहे हैं, हम सपोज प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रहे हैं, क्या हमको लिस्ट कराना चाहिए, तो आप पहले ही बोलोगे कि 200 से कम है कि 200 से ज़्यादा है, वो बोलेगा 200 से ज़्यादा, तो बोले आपको लिस्टिंग करानी पड़ेगी। 200 से कम है तो आप करा सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट और लिस्टिंग की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड इस क्लास के शेयर ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है, हमारे कोई भी प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। तो ऐसा हो सकता है एक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड हो लेकिन प्रेफरेंस शेयर अनलिस्टेड हो, क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे हो, कर सकती है। राइट, क्योंकि वो पब्लिक को इशू नहीं हुआ, सिलेक्टेड लोगों हाँ, को इशू हुए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कंपनी की इक्विटी शेयर लिस्टेड है और बाकी इक्विटी शेयर नहीं लिस्टेड है, राइट। हाँ। नेक्स्ट। नहीं नहीं सर, बट ये इसमें ये 200 बोल रहे हो आप, वो हाँ, ICDR में लिमिट है कि कंपनीज एक्ट में लिमिट कंपनी है? सेक्टर भी लिमिटेड है। हाँ, 200 का उधर से लिया है ना आपने? हाँ हाँ, पहले 50 होता था, फिर अभी 200 हो गया, 200 फाइनेंशियल में। बट अगर कोई कंपनी के NCDs है हाँ, तो वो NCDs भी लिस्ट करने पड़ेगी फिर, नहीं नहीं, या अगर फिर वो अगर क्लासिफाइड अगर है? अगर आप पब्लिक में इशू कर रहे हो तो लिस्ट करना पड़ेगा। अगर पब्लिक में इशू नहीं कर रहे, प्राइवेट प्लेसमेंट में दे रहे हो, पोटेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो, 200 से कम लोगों को कर रहे हो, तो आपको लिस्ट करने की हाँ, जरूरत नहीं है। नहीं रिक्वायरमेंट है, बट फिर सर वो NCD में वो डिपॉजिट भी कहला जाता है ना, तो इट इज वो तो रिक्वायरमेंट बेटर के, टू गो वो तो, फॉर हाँ वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप सिक्योर्ड करोगे तो आपको जरूरत नहीं ना लिस्ट करने की। हाँ, करेक्ट। अगर आप अनसिक्योर्ड करोगे और आपको कंप्लायंस करनी है तो आपको लिस्ट कराना पड़ेगा, राइट। 5 पॉइंट। Recognized stock exchange may suspend or withdraw admission to delisted securities of a company or a body corporate either for breach, एक मिनट हाँ, दिख नहीं रहा है सर, मुझे डिस्प्ले नहीं हो एक 5 होता है, दिख रहा है? नहीं, क्या शेयर नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है इसमें। दोबारा अभी हो रहा है? एक मिनट है, अभी मैं फिर से जा रही हूँ। हाँ, अभी जस्ट हुआ।
A recognized stock exchange may suspend or withdraw admission to dealing in securities of a company or body corporate, either for a breach of or non-compliance with any of the conditions of admission to dealing or for any other reason to be recorded in writing, which in the opinion of the stock exchange justifies such action. सस्पेंड और विड्रॉ कर सकते, वो जेड कैटेगरी वगैरह में डालती थी सिक्योरिटी, सस्पेंड कर देते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, provided however no such action shall be taken by the stock exchange without affording to the company or body corporate concerned a reasonable opportunity by notice in writing stating the reason to show cause against the proposed action. ठीक है, उसको show cause notice का explanation में देना होता है. Yes. Provided where the recognized stock exchange has withdrawn the admission to bring in a security, or where suspension of admission to dealing in has continued for a period exceeding 3 months, the company or body corporate concerned may refer an appeal to Securities Appeal Tribunal constituted under Section 15A of the Securities of and Exchange Code of India of 1992, 15 of 1992, and procedure laid down under the Securities Contract Regulations. Appeal to Securities Appellate Tribunal Rules 2000 shall apply to such a feature. The Securities Appellate Tribunal may, after giving to the stock exchange an opportunity of heard, vary or set aside the decision of stock exchange, and its orders shall be carried out by the stock exchange. और ये कर सकती है अपील कर सकते हो और एसएटी के बेस पे वो ऑर्डर कंपनी इसमें जा सकती है अपील. वो ऑप्शन क्या है? आपने अप्लाई किया, उसने मना कर दिया, तो आपके पास ऑप्शन तो होनी चाहिए. ये ऑप्शन दिए क्या क्या कर सकते हैं? Recognized stock exchange may either at its own discretion or shall in accordance with the orders of Securities Appellate Tribunal under sub-regulation 5 restore or readmit to the dealing any securities suspended or withdrawn from the list. तो एक्सचेंज को पावर है स्यू मोटो भी कर सकती है और एसएटी के ऑर्डर को भी कर सकती है. Except as otherwise provided in these rules or permitted by SEBI under sub-regulation 7, all requirements with respect to listing prescribed, requirements with respect to listing prescribed by these rules shall, as so far as they may be, also apply to public sector companies. तो पब्लिक सेक्टर का भी उतना ही एप्लीकेबल है जितने बाकी कंपनी. Securities and Exchange Board of India may, at its own discretion or on recommendation of recognized stock exchange, to relax the strict enforcement of any or all of the requirements with respect to the listing prescribed by these institutions. अभी आपको कोई कंडीशन है जो आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही, उसी के कारण आप रुके हुए हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप सेबी को अप्लाई कर सकते हो कि हमको इससे एग्जम्पशन दी जाए. ठीक है, तो ये तो रेगुलेशन 19 जो मेन जो 3 पॉइंट थे उसको 19A भी करना, क्योंकि भी आपके साथ ही मिलकर दो इतना है. सबसे पहले 1 में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है लिस्टिंग के टाइम पे. ठीक है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे. 92 में था कि आपके आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए, फिर आपकी कितनी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए बी में. करेक्ट. और फिर गवर्नमेंट कंपनी 25% और 10%. 4000 करोड़ है तो 10% से लेस हो सकता है. 10% हो सकते हैं, लेस नहीं. अप टू 10%, अप टू 10%. मिनिमम 10% होनी चाहिए. और 3 साल में आपको 25% करना है. करेक्ट. 3 साल में. उसके बाद आपको पब्लिक सेक्टर को मिनिमम 10% की रिक्वायरमेंट है. करेक्ट. और फिर आपको रेगुलेशन 19(3) में क्या क्या कंडीशनल लेटर ऑफ अलॉटमेंट कब इशू करना है, क्या क्वालिटी है, क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगाने चाहिए, आपको कब रिसीप्ट देनी चाहिए, क्रेडिटमेंट देनी चाहिए, कैसे ट्रांसफर करना है, वो सारे प्रोसीजर थे.
और और क्या क्या इंटीमेशन सर। क्या क्या इंटीमेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज में देनी है, राइट। 93 में यही सब था जो ऑलरेडी लिस्टिंग रेगुलेशन में ऑलमोस्ट कवर्ड है। और फिर इसमें बोला कि आपको कोई भी पब्लिक इशू करते हैं नई क्लास का तो उसको कंपलसरी लिस्टिंग करना है, और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का कोई किसी भी टाइप का इशू करते हो तो उसकी भी आपको कंपलसरी लिस्टिंग करनी है। बराबर। उसके बाद उसने बोला कि एक्सचेंज जो है वो आपको विड्रॉ सस्पेंड सब कुछ कर सकती है डिपेंडिंग ऑन कंप्लायंस एंड कंप्लायंस। 5 नंबर में। 6 में बोला क्या, सस्पेंड और और उसके बाद फिर वो अपील करके सेट उस ऑर्डर को रिवर्स भी कर सस्पेंड कर सकती है। सकती है। हाँ, एंड ये 6 डिस्क्रिप्शन पावर हाँ कि वो सेबी का। फ्यूमोटो भी कर सकती है और उसके ऑर्डर को भी करेंगे। और फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेबी को को भी रिलैक्सेशन के लिए ये कर सकते अप्लाई। वो 7 में ये मेन क्लॉज है, तो ये क्लॉज भी यूज होता है बहुत। और सेबी कुछ नहीं देता है सर वो रिलैक्सेशन। नहीं देता कहीं केसेस में। ठीक है, अभी जो कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है ये भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्टिंग रेगुलेशन में कि एवरी कंपनी शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एज स्पेसिफाइड इन 19(2)(b) एंड कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड इन 19(a). ये हमने एक बराबर। क्लॉज पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था, हमने कहा था जब आएगा तब पढ़ेंगे, तो अभी वो क्लॉज उस कंटेक्स्ट में क्या कहते हैं कि मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी को हमेशा मेंटेन रखनी है। Public shareholding. उसके बाद Provided that any listed company which has public shareholding below 25% on the commencement of Securities Contract Regulation Amendment Rules 2010 shall increase its public shareholding to at least 25% within period of 3 years from the date of commencement in the manner specified by the SEBI. For the purposes of this approval, a company whose securities has been listed to an offer and allotment made by to the public in terms of sub-regulation, subclause 2 of clause B of sub-rule 2 of Rule 19 shall maintain minimum 25% public shareholding from the date on which the public shareholding in the company reaches the level of 25% in terms of the paid अब subsidy. इसको ऐसे समझो 19(2) भी था वो 10% वाला क्लॉज, और उसको उनको दिया था 3 साल का टाइम, 3 साल के अंदर आप 25% हो जाए। तो उसने बोला कि उन कंपनी में कैसे जिस दिन उनकी 25% हुई उस दिन से डेट काउंट होगी। अगर कम होगी किसी की पब्लिक शेयर होल्डिंग, हाँ उसका ही एक्सटेंशन है ये आगे, हाँ वही पॉइंट का। हाँ, उधर भी 3 साल दिए थे आपको 25% करने यस के। यस, हाँ The date on which the public shareholding in the company reaches. नहीं ये कैसा है, सुनो ना, पहले क्लॉज में उसने लिख दिया कि ये जैसे 2010 का रेगुलेशन आया सब अपनी शेयर होल्डिंग 25% करेंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ 2010 रेगुलेशन। ये नहीं सर, आगे ऊपर था ना एक 4000 हमारा हाँ तो वही, 4000 हाँ करोड़ है। वही 2B था ना, 2B में ये लिखा हुआ था कि आपको 3 साल का टाइम मिलेगा। हाँ अब इसके कारण उनको फर्दर 3 साल का और टाइम नहीं दे सकते ना। हाँ अगर किसी का 3 साल अभी खत्म होने वाला और ये रेगुलेशन आया कि इस कमेंसमेंट के बाद आपको 3 साल का टाइम मिलेगा, 6 साल का टाइम ही देंगे ना। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि जिस दिन उसकी पहुंचनी थी उस दिन के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। बराबर न्यू अलॉटमेंट के लिए हाँ। उस दिन से 3 साल का। Where the public shareholding in a listed company falls below 25% at any time, such company shall bring the public shareholding of to 25% within maximum period of 12 months from the date of such to fall in manner specified by SEBI. ठीक है, 12 months में इसको फिर से लाना है 25%. Notwithstanding anything contained in this clause, every public sector company shall maintain public shareholding of at least 10%, provided that a listed public sector company which has a public shareholding below 10% on the commencement of Securities Contract Regulation Second Amendment 2010 shall increase the public shareholding to at least 10% in the manner specified
certified by SEBI within period of 3 years from date of such comment. इसका below 5% लाना है within 3 years. जब And यह the रूल आया shareholding reduces below 10% after the commencement of SEBI Securities Contract Regulation Second Amendment Rule 2010 shall increase the public shareholding to at least 10% in the manner specified by SEBI within a period of 12 months from the date of such action. ठीक है. राइट। तो अभी SCRA में रेगुलेशन 19 और 19A ये दो एप्लीकेबल है अपने को लिस्टेड रेगुलेशन के कंटेक्स्ट में। Yes. अभी दोनों रेगुलेशन आपने पढ़ लिया। बेसिकली ये आपको बता रहा है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी रखनी है, अगर कम हो जाए तो कैसे उसको कितने टाइम के अंदर आपको वापस लाना है, और फिर आपको क्या क्या किन किन सिक्योरिटीज को लिस्ट करना कंपलसरी है। तो रेगुलेशन 19 इतना ही है। कोई डाउट है इसमें? तो कुछ नहीं. तो ये जो अभी आप कर रहे हो, अभी जहाँ पे भी आप करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसमें ये रेफरेंस बार बार आएगा लिस्ट करके। Yes. ठीक है, इसका करूँ क्लोज रिकॉर्ड।